बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। और हम लगातार बात कर रहे हैं झीरम घाटी की 9वीं बरसी की। जी हां, झीरम घाटी कांड को आज 9 साल पूरे हो गए। 2013 में नक्सलियों ने जंगलों में ऐसा उत्पात मचाया कि जंगल की जमीन खून से लाल हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस की एक पूरी की पूरी लीडरशिप तबाह हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हुई तो लगा दोषी कोई अपनों में से ही है। छत्तीसगढ़ का ही कोई शख्स है जो नहीं चाहता था कि कांग्रेस की यह लीडरशिप कांग्रेस को और आगे ले जा सके। बीजेपी का शासनकाल था तो कांग्रेस ने जमकर निशाने साधे, सबूतों के जेब में होने की बात भी कही। फिर कांग्रेस की सरकार आई और लगा कि अब तो इंसाफ मिल ही जाएगा। एनआईए, सीबीआई, एसआईटी तमाम तरह की जांचों से घूम करके 9 साल बाद भी झीरम का सच जंगलों में छिपा पड़ा है। यह उजागर होने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि असली गुनहगार कौन है और कब मिलेगा झीरम के पीड़ितों को इंसाफ। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का, जिन्होंने आज झीरम घाटी के जो शहीद थे उनके मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से उल्टे कांग्रेस पर ही अब हमलावर हो रही है। सत्ता में आने के बाद यही होता है, जिस मुद्दे को लेकर के आप दूसरों को घिरते हैं वही मुद्दे आपके सामने बड़े सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल और धर्मलाल कौशिक के बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो हमको केस वापस नहीं कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ आयोग की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं कि ये जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या परेशानी है जो हमें राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने से रोक रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक भाषा का उपयोग करते हैं कांग्रेस, इनकी सरकार, कि भाजपा नहीं चाहती कि उसमें जांच हो, और वास्तविक में कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस क्यों घबराई हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है। हम आज मांग करते हैं कि शहीदों के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझ करके इसमें भ्रम फैलाने का काम और उसके साथ में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो ये बयान तो आपने सुने जो थे सियासी, लेकिन जरा सोचिए उन दिलों पर क्या गुजरती होगी जो खुद आज सत्ता में या राजनीति में अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन फिर भी अपनों को किसने मारा, उनके खिलाफ किसने साजिश की, उसे लेकर के कुछ तय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इंसाफ की आस धूमिल हो रही है। 9 साल का लंबा इंतजार करने के बाद आखिर क्या सोचते हैं परिजन उन लोगों के जिन्होंने शहादत दी है, क्या सोचती है छत्तीसगढ़ की जनता, ये आपको सुनाते हैं। लोगों ने दरबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। एनआईए के द्वारा उसमें स्टे की अपील की गई। माननीय उच्च न्यायालय में मामला प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक गया। उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को इसमें राहत दी और अब उम्मीद है कि झीरम की सच्चाई लोगों तक आ पाएगी और इसमें जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बहुत लंबा समय हो चुका है इस घटना को हुए और अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। जिस इंसान ने इस चीज को करवाया है, या राजनीतिक है कि क्या है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बात का अफसोस है कि अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ होना चाहिए था या पता चले कि ये सब किसने किया है। सोचिए 9 साल हो गए, उन्हें यही नहीं पता कि आखिर ये किया क्यों गया था, आखिर वजह क्या थी, इसके पीछे के साजिशकर्ता कौन थे। और वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रह करके चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई है और लगभग कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में क्या है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको सवाल दिखाते हैं। कब सुलझेगी झीरम कांड की गुत्थी? 9 साल बाद भी क्यों है जांच उलझी? बघेल ने साधा निशाना, बीजेपी चाहती है कातिलों को बचाना।
ये लगातार सीएम बघेल कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं। उधर बीजेपी क्या कह रही है? पकड़ा गया कांग्रेस का झूठ, कहां है जेब में रखा सबूत। जब सरकार नहीं बनी थी तो कहा जाता था कि जेब में है सबूत। झीरम कांड के 9 साल पूरे, इंसाफ के वादे अब भी क्यों हैं अधूरे? ये सबसे बड़ा सवाल है। 9 साल में तो अब तक कितना स्लो भी ट्रायल चल रहा होता तो दोषी शायद सलाखों के पीछे या फांसियों के तख्ते पर लटक चुके होते, पर यहां तो जांच ही पूरी नहीं हो रही, और जो पूरी हो रही है उस पर सियासत है, संतुष्टि नहीं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है शिव जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ विधि विशेषज्ञ सुदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सुदीप जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं शिव जी के पास। शिव जी मुझे यह बताइए, कहां तो सबूत आप कहते थे कि जेब में है, और हम आ गए अगर सत्ता में तो फिर बताएंगे कौन है दोषी। सत्ता में आ भी गए और फिर उसके बाद अब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता कि कभी आप कहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, कभी कहते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। सबूत जनता की अदालत में रख दीजिए, कोर्ट में रख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। किसके इंतजार में बैठे हैं सर? इस घटना का मैं खुद एक घायल पीड़ित व्यक्ति हूँ जी। मुझे भी पीठ में गोली लगी है और 7 छर्रे अभी भी मेरे शरीर के में मसल्स में अभी हैं। और मैंने इस घटना को अपने आंखों से देखा है, मेरे सामने ये सारी घटना घटी है। ठीक है। और नक्सली जो है शहीद नंद कुमार पटेल को का नाम ले लेकर पूछ कर हमारे नेताओं की हत्या कर रहे थे। शहीद नंद कुमार पटेल जी अगर नहीं हमसे बोल रहे थे, हम सब जब सिलेंडर किए थे 2-2.5 घंटा गोली चलने के बाद जब हम पहाड़ में ले गए हमको नक्सलियों ने, तब वो पूछ रहे थे कि इसमें शहीद नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र वर्मा कौन है। अगर नहीं मिले, शहीद नंद कुमार पटेल अगर नहीं मिले तो तुम सब मारे जाओगे। ये पूछ के और हत्या करना नक्सलियों का, ये सीधा दर्शाता है कि इसमें साजिश थी, षड्यंत्र था, और इसके पीछे कोई ना कोई साजिश करता है। इसलिए मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ये बोलता हूँ कि नाम पूछ कर मारना, नंद कुमार पटेल जी को टारगेट करके रखे थे। और ऐसा खून सवार था नक्सलियों पर कि आज उनकी हत्या वो करके रहेंगे। ऐसा लगता था कि किसी ने उनको सुपारी दे दिया है कि आज अगर आप हत्या करके नहीं आए तो सारे तुम लोगों को मैं मार दूंगा। और इस प्रकार से मतलब नक्सलियों ने अपनी भावना रखी थी कि आज शहीद नंद कुमार पटेल जी अगर यहाँ नहीं मिले तो जहां भी रहेंगे वो उनको जाके आज की डेट में मारने का फरमान नक्सली कमांडर ने दे दिया था। ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं इस घटना का साक्षी हूँ जी। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस तो कहती रही कि हमारे पास सबूत है कि कौन साजिश करता है, और 9 साल से सबूत पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? अब तो सत्ता में भी कांग्रेस के लोग हैं सर, मुझे ये बताइए। बिल्कुल जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही जो उन्होंने वादा किया था, एसआईटी का गठन किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोकने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का भी गठन किया, जिसको इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में जाकर रोकने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए वादा किया था, उस सारे वादों को जो हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, हम जो शहीद हो गए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हमेशा रुकावट डाल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। इनकी सरकार थी, खुद रमन सिंह जी ने स्वीकार किया था घटना बहुत बड़ी चूक हो गई है, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया था। तो कैसे चूक हुई, उस चूक की सजा किसको मिलनी चाहिए? सरकार में जो बैठा है वही दोषी है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं कराया था। इसके पहले जरूर सुरक्षा व्यवस्था था, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन सुकमा में कार्यक्रम था उस दिन नहीं थी, चीज नहीं थी, ठाकुर जी। ऐसा सरकार ने हमको असहाय निसहाय छोड़ दिया था जी। ठीक है, नरेश चंद्र जी के पास आता हूं। गुप्ता जी मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले को लेकर आपको लगता नहीं कि 9 साल बाद छत्तीसगढ़ की जनता को हक है कि सच्चाई सामने आए?
कांग्रेस की सरकार अगर एसआईटी बना रही है, कांग्रेस की सरकार अगर जांच आयोग बना रही है, तो उस पर आपत्ति क्यों ले लेती है बीजेपी या बीजेपी से जुड़े संगठन या बीजेपी से जुड़े लोग या केंद्रीय एजेंसियां? अगर एक और आयोग बनके सच्चाई सामने आ जाएगी या लोगों को संतुष्टि हो जाएगी तो होने दीजिए। सांच को आंच क्या ये कहा जाता है ना, तो एक क्या 10 परीक्षा लीजिए, 10 जांच आयोग बनाइए, आपको बोलना चाहिए। तुरंत कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं कि ना ना ये जांच नहीं कर सकते, तो इससे तो फिर साजिश की या कुछ छुपाने की बू आएगी ना सर। सर अभिलाष जी, सर्वप्रथम मैं झीरम घाटी के शहीदों को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और अब जहां तक आपने सवाल किया है, तो इससे आपने ही इशारा कर दिया कि जिसके पाकिट में साक्ष्य था और उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, तो आपने इशारों में बता दिया कि इसके कल्पित कौन है। जिसके पॉकेट में साक्ष्य था वो 9 साल तक और 3 साल में सत्ता में आने के बाद यदि साक्ष्य को जनता के सम्मुख नहीं रख पाए, कोर्ट और अन्य प्रक्रियाओं में तो रखा ही नहीं इन्होंने, और न्यायालयीन और आयोग की प्रक्रियाओं में, और तो ये समझ में आता है कि इसके बेनिफिशियरी ही इससे कल्पित थे। देखिए साहब, आपने जो कहा भारतीय जनता पार्टी इस पर या उससे संबंधित लोग इस पर आपत्ति क्यों करती है। देखिए, एक नियम, कानून, कायदा, न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालयीन व्यवस्था है इस देश में, एक लेट डाउन नॉर्म्स है सारी चीजों को काम करने के लिए। उससे बाहर हटकर सरकार किस नियत से काम करना चाहती है। आप देखिए, सरकार की नियत ही दिखती है। यदि एक आयोग की रिपोर्ट आ चुकी थी तो उस आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल में 6 महीने तक नहीं रखे नए आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये सरकार जानबूझ के ये सारी चीजों को जानते हुए भी सरकार इसको अनियमितताओं को, ये जो इरेगुलरिटीज है, वो जानबूझकर कमिट कर रही है। अभिलाष जी, मैं बीच में ब्रेक करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, जितना समय आपने सिंह साहब को दिया था, शिव कुमार जी को, उतना समय मुझे भी पूरा दीजिएगा जी। आपने लगभग उनको 8 मिनट का समय दिया था। अच्छा, तो मेरा अनुरोध है कि उतना समय मुझे भी दीजिएगा। ठीक है। देखिए, जो अंतरिम रिपोर्ट आई, जो अभी आयोग की रिपोर्ट आई, उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? एक बात, वही तो आधार है ना। आप प्रक्रियाओं को छोड़कर न्यायालयीन जो स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर न्यायालयीन जो व्यवस्थाएं हैं, जो लेट डाउन संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको ताक में रखकर आप काम कर रहे हैं। आज एनआईए ने कितना बड़ा काम किया। यासीन मलिक जैसे लोगों को आज आजीवन कारावास हुआ। उस एनआईए के ऊपर आप संदेह करते हैं? आप सरकार में थे जब एनआईए 1 साल तक काम करी, तो लगभग आप सरकार में थे दिल्ली की, और वही एजेंसी काम कर रही थी। तो आप ऐसा किसी एजेंसी को, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति के लिए किसी एजेंसी को और संस्थाओं को इस निचले ना आप एक बात बताइए गुप्ता जी, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि बीजेपी के शासन काल में जो जांचें हुई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? छत्तीसगढ़िया होने के नाते आपको लगता है कि बस ये फाइल क्लोज है, अब इसके बाद नो वन किल्ड एनीवन, इस तरह से मामला है क्या सर? देखिए सर, आज तक दुनिया में ऐसा हुआ क्या किसी घटना के बाद दूसरी घटना नहीं होगी? ये आपका सवाल, मैं इस घटना को प्रोत्साहित करना या उसके संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसी घटना कभी नहीं होगी, ऐसा संभव है क्या? नहीं, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो जांच रिपोर्ट बीजेपी शासन काल में या केंद्र की तरफ से आई है, आप उससे संतुष्ट हैं? मैं व्यक्तिगत आपकी बात पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़िया तो छोड़िए, आप संतुष्ट हैं? अरे छत्तीसगढ़िया में हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़िया भी हूँ मैं। आप मुझे बताइए, वो जांच रिपोर्ट आई है, वो सार्वजनिक नहीं हुई है, तो उसकी संतुष्टि और असंतुष्टि की क्या बात है? सरकार ही उसे सार्वजनिक करेगी। ठीक है। सरकार ने बिना देखे, बिना समझे। सुदीप जी, आपके पास आता हूँ। सुदीप जी, मुझे बताइए सर। सर, मैंने अभिलाष जी आपसे कहा था, मुझे भी उतना समझ लीजिए जितना शिव जी को दिया था आपने। जी जी सर, आपको टाइम मिला है उतना? उनको 8 मिनट का समय दिया था, मुझे आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया। चलिए, आप 1-2 मिनट और बोल लीजिए। बोलिए सर, आप बोलिए, आप बिल्कुल तराजू लेकर बोलिए सर। देख, तराजू नहीं सर, आप सोचिए, ये न्यायालयीन व्यवस्थाओं को क्या दरकिनार कर दें? जो संविधान में लेट डाउन नॉर्म्स हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार के लिए। जो प्रक्रिया भारत सरकार ने और भारतीय संविधान ने लिखा है, उस प्रक्रियाओं की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए काम नहीं करना आवश्यक है इस सरकार को।
ये सरकार की नीयत में ही खोट है। ना एनआईए ने अगर एनआईए ने जांच कर ली और कोई दूसरी एसआईटी बना करके जांच करना चाहता है तो एनआईए को क्या जरूरत है उस पर आपत्ति दर्ज करने की? ना करते, कर लेने देते उनको जांच। देखिए ऐसा नहीं होता है साहब। आप एनआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना। आज इसका मतलब ये है जो एनआईए यासीन मलिक जैसे आदमी को गिरफ्तार कर ले, ठीक है, उनको आजीवन कारावास करा दे, उसकी योग्यता पर यह सरकार प्रश्न चिन्ह लगाती है। ना नरेश जी, आप मेरा थोड़ा दूसरा सोचना, मेरा सोचना ये है कि एनआईए के ऊपर ना एनआईए के, देखिए अभिलाष जी एक नियम कानून कायदा एक लेटम ना नियम कानून ये कहीं नहीं कहता कि नियम कानून ये कहीं नहीं कहता कि एक जांच की बाद दूसरी जांच नहीं हो सकती। इस देश में ऐसे कई उदाहरण है। मैं आता हूं सुदीप जी आपके पास। सुदीप जी मुझे बताइए, क्या एक मामले की केवल एक ही बार जांच हो सकती है? ऐसा कोई नियम है क्या? या आपको लगता है कि जरूरत है, पब्लिक सेंटीमेंट है तो फिर से जांच कराई जा सकती है? देखिए पब्लिक सेंटीमेंट बिल्कुल है, लेकिन पब्लिक ये गुप्ता जी जरा अगर शांत हो तो मैं, हाँ ठीक है, चलिए नरेश जी अब आऊंगा आपके पास। नरेश जी हो गए आपके 8 मिनट। नरेश जी प्लीज अब आपके पास आ जाऊंगा। नरेश जी मैं आऊंगा, सुदीप जी के पास एक बार चलते हैं। सुदीप जी मुझे बताइए कि जांच एक बार कर ली, अब ये खत्म है, अब हम भगवान हैं, अब इसके आगे कोई सबूत मिल जाए, कोई अपडेट हो, कुछ नहीं होगा। हाँ रघुराज जी दोनों को मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपराधिक जांच में सीआरपीसी में 173(8) एक धारा है जिसमें हमेशा आगे दोबारा जांच की जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक आयोग बनाने का सवाल है, सिख दंगों पर 3 आयोग बने हैं, गुजरात दंगों पर 3 आयोग बने हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि दूसरा आयोग बन गया। तो ये कहीं पर भी कानून में नहीं लिखा है। संविधान तो छोड़ ही दीजिए, संविधान में थोड़ी ये सब लिखा है। कानून बनता है, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि दोबारा जांच नहीं हो सकती। पहली बात तो ये ठीक। दूसरी बात, एनआईए की जांच पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एनआईए ने 2014 मई तक, आप तारीख को ध्यान दीजिए, मई 2014 तक गणपति और रमन्ना जो नक्सलियों के सर्वोच्च नेता है उनको अपराधी मानकर जांच की। ये बकायदा कोर्ट के रिकॉर्ड में है। उनके खिलाफ में प्रकाशन हुआ, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हुई। लेकिन मई 2014 के बाद जब सितंबर 2014 में चालान पेश किया गया, अब आप तारीख से समझ जाइए, सरकार बदल गई बीच में, तब चालान में गणपति और रमन्ना दोनों का नाम गायब हो गया। तो अब ये किसका इंटरेस्ट है कि नक्सलियों के सर्वोच्च नेता गणपति और रमन्ना का नाम ना आए? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कभी जांच में नाम आ जाता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पालन किए बिना, सीआरपीसी 169 या 306 को पालन किए बिना उनका नाम अचानक गायब हो गया। दूसरी बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी बनाई जी, तो एनआईए एक्ट ये कहता है कि अगर एनआईए अपनी जांच पूरी कर लेगा तो उस अपराध की राज्य सरकार आगे जांच कर सकती है। राज्य सरकार ने उनसे फाइल वापस मांगी, उनसे केस डायरी मांगी कि एनआईए ने केस डायरी देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम आपको नहीं देंगे। तब दूसरी एफआईआर रजिस्टर हुई जिसके खिलाफ एनआईए हाई कोर्ट चली गई। तो एनआईए राज्य सरकार की एसआईटी को क्यों जांच नहीं करने देना चाहती? यही सबसे बड़ा सवाल है। सेम मामला हुआ यहां आयोग में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उसने पत्र लिखा राज्य सरकार को कि समय बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान संविधान, अगर आयोग का गठन विधानसभा के प्रस्ताव से होगा तब विधानसभा में रिपोर्ट रखना जरूरी है। लेकिन इस मामले में बने हुए आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया था,
तो इसलिए इसको विधानसभा में रखना जरूरी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो रखेगी और चाहे तो नहीं रखेगी। सरकार ने ये माना कि ये जांच रिपोर्ट अधूरी है, ठीक है, इसलिए उसी आयोग को बढ़ाने के लिए एक 2 सदस्यीय आयोग बनाया गया। ठीक, जो नई अधिसूचना है उसको आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट चले गए और वहां जाके स्टे ले लिया। तो ये सब जो हो रहा है उससे ये लगता है कि एक कोई पक्ष है जो ये जांच रोकना चाहता है। ठीक है, मैं आता हूं शिव जी के पास। शिव जी, मुझे ये बताइए सर, क्या आपको लगता नहीं कि ये मामला इतना खिंच गया? और आज तो खुद सीएम बघेल बोल चुके हैं। देखिए, बघेल जी के मामले में एक चीज अच्छी है कि वो कम से कम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं इंसाफ नहीं दिलवा पा रहा हूं। अब इसके पीछे वो सियासत को वजह बताएं, तकनीकी खामी हो या कुछ है, वो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखिए मुझे दुख है कि मैं शहीदों के परिजनों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहा। आपको लग रहा है कि सियासत इतनी हावी हो गई है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं की कद्र करना भी भूल गए इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र की जो सरकार है, अभी भाजपा की सरकार, वो जो रुकावट डाल रही है बार बार हमारे राज्य सरकार पर, पूरी जो जांच को बार बार रोक रही है। हमारे माननीय अभी वकील साहब ने कहा है कि उसी को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य सरकार की सारी जांच को, चाहे वो एसआईटी की जांच हो चाहे आयोग की जांच हो, उसको रोकने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं पीड़ितों को, हम जैसे पीड़ित हैं, हम परिवार के लोग जितने लोग हैं जो शहीद हो गए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं दिला पा रहे। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि दोषियों को सजा दिलवाइए, दोषियों को सजा दिलवाइए। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि हम सजा नहीं दिला पा रहे हैं। इसके पहले जब वो घटना घटी थी तो आज जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उस समय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने, हम लोग आए थे अस्पताल में देखने के लिए, जो घायल थे वो वादा करके गए थे कि जो भी दोषी होगा उसको मैं सजा दिलवाऊंगा। आज वो खुद बड़े पोस्ट में बैठे हैं, रक्षा मंत्री हैं। लेकिन इसके पहले जब रक्षा मंत्री थे, हम लोगों ने बीच में जब रायपुर आए थे, हम पीड़ित लोग जो है उनसे मिलने के लिए टाइम मांगे थे। उस समय की रमन सरकार ने हमको मिलने का समय तक नहीं दिया। राजनाथ सिंह जी, हम ज्ञापन लेके खड़े थे लेकिन राजनाथ सिंह से मिलने नहीं दिया। ठीक है, नरेश चंद्र गुप्ता जी, मुझे ये बताइए सर, केंद्र की आपने जो अपने 8 मिनट में सर जो 3-4 बड़ी बातें कही, आयोग ने विधानसभा में रिपोर्ट नहीं रखी, उसकी जानकारी देखिए आपको दी है। अब आप इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते, स्वतंत्र हैं आप। एक बार और उसमें कानून के बारे में आप देख लीजिएगा, आपकी बातें ठीक होंगी तो वो भी हम बताएंगे। आपने कहा कि एनआईए ने जांच कर ली है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने बताया एनआईए एक्ट कहता है कि एनआईए की जांच के बाद कर सकती है। आपने कहा एक आयोग ने जांच कर ली तो 3-3 आयोग बने हैं। देखिए सर, बात सिर्फ इंटेंशन की होती है। कई बार ये होता है, तो आप जो कह रहे हैं ना कि एनआईए पर प्रश्न चिन्ह, तब नहीं लगा था एनआईए पर प्रश्न चिन्ह जब उसकी रिपोर्ट को लेकर संतुष्टि नहीं हुई थी। प्रश्न चिन्ह तो तब लगा जब बीजेपी और एनआईए ने कहा कि आप दूसरी जांच नहीं कर सकते। प्रश्न चिन्ह तब लगा। प्रश्न चिन्ह तब लगा जब आयोग के खिलाफ धर्मलाल कौशिक जी हाईकोर्ट जाकर खड़े हो गए कि आपको जांच नहीं करने देंगे। ये प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अभिलाष जी, मेरे मित्र श्रीवास्तव साहब ने जो कहा ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या हाई कोर्ट ने जिस बिना पर स्टे दिया है, वो क्या स्टे गलत दे दिया है? हाई कोर्ट की स्टे को क्या ये चैलेंज कर रहे हैं अभी? ना, एक मिनट सर, आप इसे मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। स्टे दिया है सर, आपके हक में फैसला नहीं दिया। 1 मिनट सर, आप एकदम, मैंने फैसला कहा नहीं। कोर्ट को आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए यहाँ सर। आप ये बताइए। नहीं, मैंने अभिलाष जी, मैंने फैसला शब्द बोला ही नहीं। ठीक है, मैंने फैसला शब्द नहीं है। मैं तो इंटेंशन में कितना बड़ा खोट है और इसके पीछे ये राजनीति कर रहे हैं। इंटेंशन का खोट देखिए, मेरे जेब में साक्ष्य उपलब्ध है। साक्ष्य कहाँ गया? आज तो 9वां वर्ष था ना, 9वीं वार्षिक शादी थी आज। ये पॉइंट आपका लॉजिक, ये पॉइंट मुझे लगता है, इस पॉइंट पर आपके साथ मैं भी हूँ। उसका किस नियत से वो नहीं दिखाते हैं? नरेश जी, इस पॉइंट पर आपके साथ मैं हूँ, बाकी बातों से इत्तेफाक रखूं ना रखूं, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपके साथ हूँ। आपसे मुझे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं न्यायालय की बातों से आप आप उसको सहमत ना हो तो वो अपनी बात है, सहमति और असहमति अपनी जगह। ठीक है। और जहाँ तक विधानसभा के पटल में रखने की बात है, इन दोनों बातों को लेकर ही तो इससे मिला हुआ है ना अभी। ठीक है इंट्रीम रिलीफ। सुदीप जी, चूंकि वक्त कम है, ये देखिए, मैं विधानसभा से, और आप मुझे बताइए साक्ष्य का क्या हुआ? जो
3 मिनट ठीक, पे देने वाले थे। वो बिल्कुल ठीक है। आज तक पब्लिक चलिए सर, समय खत्म हो रहा है। सुदीप जी से अंतिम कमेंट ले लेता हूँ। सुदीप जी, अगर सरकार कहती रही लंबे वक्त से कि हमारे जेब में कागज रखे हैं, तो क्या जरूरी है कि वो कागज उनके द्वारा बनाए गए आयोग के सामने ही रखे जाएंगे? क्या सबूतों को पेश करने का कोई वैकल्पिक चैनल नहीं है क्या? सरकार की, सुदीप जी मुझे बताइए। सरकार की नीयत बताती साहब। देखिए अभिलाष जी। जी, अभिलाष जी, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर किसी के पास सबूत है या सबूत है तो उसको तो किसी आपराधिक जांच में ही प्रस्तुत किया जाएगा, या क्योंकि आयोग जो है आपराधिक षड्यंत्र की जांच नहीं कर रहा है। आयोग केवल ये जांच कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी या नहीं थी। आपराधिक जांच तो एसआईटी ही करेगी। एनआईए ने जो नहीं की वो जांच एसआईटी को करना है, और उसके खिलाफ एनआईए आपत्ति करती है। आप जो गठित करोगे वही बर्दाश्त करोगे। एनआईए आपराधिक षड्यंत्र की जांच नहीं किया है। मैं देखिए, मेरी छत्तीसगढ़ की जनता और आम आदमी ये जानता है कि अगर उसके पास सबूत हैं तो वो मीडिया में लाकर रख दे, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट को बोल दे कि साहब ये हमारे सबूत हैं, आपको जिससे जांच करानी करा लीजिए, सबूत रख दिए हमने। तो अगर इंटेंशन साफ होंगे बीजेपी और कांग्रेस के, तो नहीं, दोनों का नाम ले रहा हूं, ये इतना संवेदनशील मामला है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप देना सर। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा क्या गंभीरता होगी इस पूरे मामले को लेकर किसी की? वही पॉकेट में रखे हुए, ठीक है, वो पॉकेट में रखे रहेंगे और आप उन्हें जांच करने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस सियासत करे, कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस सियासत करे, छत्तीसगढ़ की जनता झीरम के असली गुनहगारों का चेहरा उजागर होने का इंतजार करे। यही 9 साल से हो रहा है। दिवंगतों की, शहीदों की आत्माएं भी सोचती होंगी कि किन कैसे लोगों के लिए हम अपनी जान गंवा बैठे हैं, किन लोगों के लिए जंगलों की खाक छानते फिर रहे थे, जो हमारे दोषियों को जनता के सामने बेनकाब तक नहीं कर पा रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आम जनता हो या मीडिया, समाज, सरोकार, एनआईए, सीआईडी, एसआईटी, आयोग, विधानसभा और सरकार, हर कोई गुनहगार है उन शहीदों का, छत्तीसगढ़ की जनता का भी। 9 साल बाद भी अगर हम इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो थू है हम पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिव सिंह ठाकुर जी, नरेश चंद्र गुप्ता जी, सुदीप श्रीवास्तव जी, नमस्कार।